चलिए, वेलकम बैक। मार्केट काफ़ी कमज़ोर। अब हमारे साथ भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ राहुल बुस्कुटा जुड़े हैं। राहुल जी, गुड आफ्टरनून। क्या हुआ है मार्केट को आपके हिसाब से? क्यों इस तरीके की वीकनेस, पेन हमें देखने को मिल रही है? गुड आफ्टरनून अनुज, आपको और आपके दर्शकों को। अ, देखिए, स्टेट ऑफ मार्केट फिलहाल पूरी कंफ्यूज्ड है, राइट। ऐसा नहीं बोला जा सकता कि सभी खराब है, ऐसा भी नहीं कि सभी अच्छा है। तो लेट्स सी, पहले ये सोचते हैं कि मार्केट में क्या अच्छा हो सकता है, क्या खराबी है फिलहाल। तो सबसे पहले तो ये है कि आप देखिए, इंडेक्स वहीं पे है जहाँ पे 12 महीने पहले था। करीब करीब दोनों इंडाइसेस देख ले आप, मिड कैप देख ले या मेन इंडेक्स देख ले, दोनों 12 महीने से कहीं गए नहीं है। एफआईज ने 5 साल में बेचा है। तो एफआईज क्लियरली हैव बीन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बाहर मार्केट से बाहर गए हैं कंटिन्यूअसली। अर्निंग्स ग्रोथ नहीं रहा है, एंड स्पेशली जहाँ पे इंडियन मार्केट के वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव रहते हैं। हम लोग 20 पे 22 पे गए हैं, और अर्निंग्स, ये वैल्यूएशन तब ठीक है जब अर्निंग्स आपके ग्रो हो रहे हैं 15% से। अभी जब आपके अर्निंग्स ग्रोथ 9% आ गई है, तो ये वैल्यूएशन अनसस्टेनेबल लगने लग गए हैं लोगों को। अगर मैं एफआईएस का की तरफ से सोचूं, तो करेंसी रिटर्न उनके लिए, करेंसी रिस्क मैटर करता है। इंडियन करेंसी हैज बीन वन ऑफ द वीकर करेंसीज, वीकेस्ट करेंसीज। एवरी अदर करेंसी, बाकी करेंसी सब ऊपर गई है। तो अगर मैं डॉलर इन्वेस्टर हूं, तो मेरा तो रिटर्न डॉलर में दिखता हूं मैं। तो अगर इंडेक्स कहीं नहीं गया है और करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, 83 से 89 तक आ गई है, बाकी सब करेंसीज ऊपर गई है, बाकी मार्केट्स ऊपर गए हैं, तो एफआईएस के लिए क्लियरली वो इशू रहा है। 6 महीने पहले तक इमर्जिंग मार्केट में पैसा नहीं आ रहा था, तो एफआईएस इमर्जिंग मार्केट में नहीं डाल रहे थे। इसमें इंडिया को भी नहीं मिल रहा था, बिकॉज इंडिया में जो इमर्जिंग मार्केट पैसिव फंड से पैसा आता था वो नहीं आ रहा था। बट लास्ट 6 महीने में अलग हो गया है सिनारियो। लास्ट 6 महीने में इमर्जिंग मार्केट्स को पैसा आ रहा है, बट इंडिया को पैसा नहीं आ रहा है। और ये माहौल ऐसा है आज की तारीख में कि हर मार्केट ऊपर गया है, राइट। अगर आप जर्मन मार्केट देख ले, मतलब यूएस के मार्केट की तो बात ही ना करें, बट अगर जर्मन मार्केट देख ले, वो 40% ऊपर गया है। अब कोरियन मार्केट देख ले, 60% ऊपर चले गया है 6-7 महीने में। ऑलमोस्ट एवरी मार्केट, वेदर इट्स डेवलप्ड मार्केट या इमर्जिंग मार्केट, वो ऊपर गए हैं। इस केस में एफआईआईज को टू रिमेन इन्वेस्टेड इन वन मार्केट, जहां पे मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हर दिन आप डॉलर 1 रुपया इंडिया में डालते हो और इंडिया का मार्केट ऊपर नहीं जाता है, तो आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑल अदर मार्केट्स, बाकी सब मार्केट अच्छे कर रहे हैं। तो ये सब तो आई थिंक एरियाज है जहां पे अच्छा नहीं रहा है मार्केट, और मार्केट के लिए। अब लेट्स गो टू द अदर साइड। अगर आप 5 साल का व्यू देख ले, तो मार्केट, इंडियन मार्केट हैज बीन द सेकंड बेस्ट मार्केट आफ्टर यूएस। 15% कैगर दिया है। अगर आप कोविड के पहले का 12,000 देख ले और अभी 25,000 देख ले, तो 15% रिटर्न आता है। इट इज द सेकंड बेस्ट मार्केट आई थिंक आफ्टर द यूएस उसमें। तो वो है। दूसरा, इंडियन मैक्रोज हैव नेवर बीन बेटर। जो अपने मैक्रो स्टेबिलिटी है इंडिया की, फिस्कल डेफिसिट देख ले, ये वो सब बढ़िया है, इन्फ्लेशन काफ़ी अच्छा है। तो मैक्रोज आर वेरी गुड। तीसरा, अगर आप देख ले तो मानसून अच्छे रहे हैं। 3-4 मानसून से जहाँ तक मुझे याद है अच्छे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें हैं जो पॉजिटिव है इंडियन मार्केट्स के लिए। तो अभी यहाँ से कहाँ हो जाएगा मार्केट? मेरे ख्याल से द नंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग इज अर्निंग्स, और अर्निंग्स की रिकवरी आने वाली कि नहीं, वहां पे हमारा मानना है कि अर्निंग्स हैव बॉटम्ड आउट। अभी आरबीआई ने जो रेट कट्स दिए थे, उसका ट्रांसमिशन होता रहेगा अगले कुछ महीनों में, 1-2 क्वार्टर्स में। तो उसके चलते ईएमआईज कम हो जाएंगी लोगों की, और ओके। विल बी मोर डिस्पोजेबल। राहुल जी, थोड़ा या थोड़ा एक सेकंड राहुल जी, थोड़ा होल्ड करिए। आपकी थोड़ा सा ऑडियो में मुझे थोड़ा इशू आ रहा है। मैं एक बार उस ऑडियो को सॉर्ट करता हूँ, उसके बाद आता हूँ आपके पास। मीनवाइल, इस बीच में एक बार जरा मार्केट देखिए आप। निफ्टी 24,900 के नीचे एकदम से, और सेंसेक्स देखिए आप। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी, और वीकली मंथली एक्सपायरी, और किस तरीके से ये कोलैप्स हो रहा है पिछले कुछ मिनटों में। 81,200 के भी नीचे, और इनफैक्ट 81 अब ये फ्रेश इंट्राडे लो है। और निफ्टी पर जिस तरीके से अब 24,800 की तरफ हम बढ़े हैं, जिस तरीके से ये मूव आया है, और एक बार आप जरा निफ्टी आईटी लेकर आइए। और निफ्टी आईटी अब इस समय डे लो पर है। टीसीएस का मुझे एक बार 52 वीक हाई और 52 वीक लो की प्लेट दिखाइएगा। मैं उसकी सिग्निफिकेंस बताता हूँ आपको। टीसीएस क्रैक हुआ है, 3,000 के नीचे आया, 2.5% नीचे टीसीएस स्लिप होता हुआ, और टीसीएस ने आज फ्रेश 52 वीक लो जड़ा है। जी हाँ, फ्रेश 52 वीक लो टीसीएस इस समय जड़ता हुआ। राहुल जी, सॉरी, वो थोड़ा ऑडियो इशू था। मार्केट पर ये जिस तरीके के प्रेशर, और खासतौर से जैसे ये लार्ज कैप आईटी में इस तरीके का प्रेशर है, इसमें क्या व्यू रहेगा आपका?
तो आई थिंक आईटी इज वन सेक्टर जहाँ पे हमको लगता है कि आईटी अभी भी आउट ऑफ क्लाउड्स नहीं है। आईटी में अभी भी कॉल नहीं लिया जा सकता है हमारी तरफ से कि बुलिश हो जाए। दो तीन चीजें हैं। एक तो आई थिंक जो यूएस डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर जो अमेरिकन कंपनी स्पेंड करती है प्रोजेक्ट्स पे, आईटी प्रोजेक्ट्स पे, वहाँ पे अभी भी क्लैरिटी नहीं है। जब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी, इंडियन कंपनीज को, आईटी कंपनीज की प्रोजेक्ट्स मिलना एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। हमारे ख्याल से उनके डील विंस अभी भी म्यूटेड रहेंगे, तगड़े नहीं रहेंगे। तो वो फर्स्ट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्लियरली है एआई, और एआई का इंडियन कंपनीज रेवेन्यूज पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जहाँ पे अगर हमको लगता है कि वो पिक्चर भी अब तक क्लियर नहीं है कि इज इंडियन आईटी कंपनी नेट विनर और अ नेट लूजर इन द ओवरऑल आईटी गेम। आईटी इनिशियल बहुत एक बुलिशनेस आया था, कुछ एक दो इंडियन आईटी कंपनीज ने यूज केसेस भी बताए थे उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस में, बट देयर हैज बीन नो फॉलो थ्रू ऑन एआई प्रोजेक्ट्स कि अमेरिकन कंपनीज या यूरोपियन कंपनीज एआई प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं इंडियन कंपनीज को। ऐसा कोई बड़ा वेव आया नहीं है। और तीसरा जो है राहुल वो जी ऑब्वियसली आज अभी जो अपना चल रहा है H1B वीजास का इशू। तो ये तीनों जी मेरे को लगता है कि जब तक क्लियर नहीं होंगे इंडियन आईटी, हैं हमारा ये मानना है आईटी में 7-8 फॉल्स डाउन हो गए हैं। महंगा खरीदो, पहले परहैप्स 10% ऊपर महंगा खरीदो, पर विजिबिलिटी आनी चाहिए कि जेन्युइनली इंडेक्स मतलब आईटी इंडेक्स अभी अच्छा करेगा करके। हाँ हाँ हाँ। अच्छा राहुल जी, ये अभी का ये समय जब एफआईएस की बहुत एक्सट्रीम सेलिंग है और इनफैक्ट सेलिंग फिर रिज्यूम हो रही है, हम फिर एक बार 24,800 की तरफ जाते हुए, इस समय से लेकर अब वाकई जब अर्निंग्स हिट करेंगे, उस समय के बीच में अगर आपको बैड प्राइसेस मिलते हैं, अगर मतलब भाव अच्छे मिलते हैं इस बुरे दौर में, आपकी प्रिफर्ड बाइंग लिस्ट में क्या क्या होगा, सबसे ऊपर क्या होगा? तो हमारी प्रेफर्ड लिस्ट तो आज की तारीख में 3 थीम्स पे बेस्ड हैं। हमको लगता है कि लोकल ओवर ग्लोबल, तो जो डोमेस्टिक थीम्स है उनको हम प्रेफर करते हैं ओवर ग्लोबल थीम्स। दूसरा है जब तक एफआईएस नहीं आएंगे वी कंटिन्यू टू प्रेफर मिड कैप्स ओवर लार्ज कैप्स। तो ये हमारा क्लियर ये है। और तीसरा, आई थिंक जो वैल्यूएशंस आज की तारीख में चल रहे हैं, वी क्लियरली प्रेफर कंपनीज विद स्ट्रांग ग्रोथ रनवे, विजिबल ग्रोथ रनवे, या जहाँ पे ऑप्शनलिटी है। ऑप्शनलिटी मतलब आज कंपनी 1 2 3 कर रही है, बट 4 5 एडजेसेंसीज हैं, नजदीकियां हैं, और वो भी कर सकती है। जैसे 1 2 सेक्टर में हो रहा है, क्विक कॉमर्स हो या ईएमएस सेक्टर में है कि कंपनी असेंबली 1 2 3 चीजों की कर रही है, और 4 5 की असेंबली भी हो सकती है, या असेंबली से कंपोनेंट्स में जा सकते हैं, एक्सेट्रा। अगर मैं सेक्टर्स पे आऊं तो हमारे प्रेफर्ड सेक्टर्स, एक तो प्राइवेट बैंक्स, लार्ज प्राइवेट बैंक्स कंटिन्यू टू लुक गुड, हमको अच्छे लगते हैं, बट वो एक कंसेंसस बाय है, तो जब तक एफआईएस नहीं आएंगे तो वो नहीं चलेगा हमको लगता है। बट इट्स अ गुड सेक्टर फ्रॉम द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। देर आर सम रीजनल बैंक, कुछ रीजनल बैंक्स हैं जिनके बैलेंस शीट्स क्लीन है, जिनके डिपॉजिट बेस्ड ट्रेडिशनल है, और उनको डिपॉजिट प्रेशर कम आया है। हमको वो अच्छे लगते हैं। कुछ रीजनल बैंक, सिलेक्टिव होना पड़ेगा वहां पे। सीमेंट एक सेक्टर है जो हमको अच्छा लगता है, कंसोलिडेट हो गया है, बेस इफेक्ट के कारण वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छा दिखेगा। आई थिंक ऑलरेडी दिखना चाहिए था, बट डे टाइम का मानसून थोड़ा एक्सटेंड रहा है, मई से अब तक मानसून चल रहा है। पर हमको लगता है कि जैसे ये मानसून मानसून खत्म होगा, जो लेटेंट डिमांड है वो सडनली डिमांड मार्केट में आ जाएगी, तो हमको लगता है वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। जीएसटी कट हुआ है 28% टू 18%, तो कस्टमर को उसके हाथ में सीमेंट चीपर मिलेगा, सस्ता मिलेगा, उसके कारण भी डिमांड ड्राइव होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूरल इकोनॉमी हैज स्टार्टेड डूइंग वेल, एंड अ लॉट ऑफ सीमेंट डिमांड, कंस्ट्रक्शन डिमांड कम्स फ्रॉम देयर। तो हमको लगता है कि वहां से भी अच्छा एक सीमेंट को प्रतिशत मिलेगा, तो वो एक सेक्टर डेफिनेटली हमको अच्छा लगता है। हेल्थ केयर फार्मा में हमको हॉस्पिटल्स अच्छे लगते हैं, महंगे हैं, सस्ते नहीं है स्टॉक्स, पर हमको लगता है कि उसमें ग्रोथ रनवे अच्छा है। उनके अगर आप देखें तो टेक्निकल जो है, जैसे एक रेवेन्यू पर बेड वगैरह, वो अच्छे कर रहे हैं, सबका ट्रेंड अच्छा है, पॉजिटिव है। मिड कैप जी। हॉस्पिटल्स भी हमको अच्छे लगते हैं उसमें काफी। हम्म। बाकी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, तो आई थिंक जीएसटी रेट का, जीएसटी कट्स का जो बेनिफिट मिलेगा हमको लगता है जी डिस्क्रिशनरी और स्टेपल्स में मिलेगा, बट डिस्क्रिशनरी हमारा प्रेफर्ड सेक्टर है, उसको राहुल छोड़। जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने क्या कई है? सारे स्पेसेस बताए जहाँ पर आपको अभी दमखम नजर आ रहे हैं इस खराब मूड माहौल में भी, लेकिन ओवरऑल मार्केट पर अगर सवाल पूछूं, जैसे कि आप अभी गिना भी रहे थे, जीएसटी कट मिल गया, सरकार भी पुश कर रही है कहीं ना कहीं, इंटरेस्ट रेट कट, आरबीआई की तरफ से सीआरआर कट, जान नहीं फूंक पाई वो मार्केट में, कैसे स्ट्रेंथ आएगी मार्केट में? तो
मार्केट में हमको लगता है दो ट्रिगर्स है, एक तो अर्निंग्स बेस्ड है और अर्निंग्स इज द बेस्ट प्रेडिक्टर फॉर मार्केट मूवमेंट। हमको लगता है अर्निंग्स का बॉटम हो गया है, अर्निंग्स शुड स्टार्ट इम्प्रूविंग फ्रॉम हियर। आरबीआई के रेट कट्स जो मैंने पहले कहा कि क्लियरली उसके कारण उसका ट्रांसमिशन हुआ नहीं है अब तक बैंक से स्पेसिफिकली। तो जैसे बैंक से रेट कट का ट्रांसमिशन फुल होगा तो ईएमआईज कम होंगे और कंज्यूमर्स के हाथ में पैसा ज़्यादा रहेगा बाकी चीज़ें खरीदने के लिए। दूसरा जीएसटी कट्स, अनलाइक आईटी इनकम टैक्स कट्स, जीएसटी कट्स सबके लिए है। जो एक बिस्किट खरीदता है और खाता है उसके लिए भी जीएसटी कट इंपॉर्टेंट है। अगेन जीएसटी कट हो रहा है, काफ़ी फूड्स बेवरेजेस वगैरह पे हुआ है, तो हमको लगता है कि उसके कारण भी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा रहेगा कंज्यूमर के पास। तो उसके चलते हमको डेफिनेटली लग रहा है कि अर्निंग्स शुड स्टार्ट इम्प्रूविंग फ्रॉम देयर एंड मार्केट शुड डेफिनेटली लुक एट दैट विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। एक उसमें पॉजिटिविटी जी। आएगी जब आप देखोगे अर्निंग्स ग्रोथ जो 9-10% है, हमको लगता है कि 12-13% आ जाएगा अगले 1-2 क्वार्टर में। तो एक तो ये ओके, अर्निंग्स राहुल की जी बात बहुत हुई। दूसरा ट्रिगर मार्केट के लिए, हाँ बोलिए। जी जी जी, प्लीज प्लीज। हाँ, दूसरा ट्रिगर मार्केट के लिए क्लियरली एफआई फ्लोज है। देखिए एफआई 5 साल से नहीं है, हमको लगता है कभी ना कभी आएंगे ये, राइट। इट्स इंडियन मार्केट इज डिफिकल्ट टू कंप्लीटली इग्नोर। 5 साल से आए नहीं है, इमर्जिंग मार्केट में लास्ट 6 महीने से इन्वेस्ट करने लग गए हैं एफआईज। अगर इंडियन मार्केट के आप मल्टीपल्स देखें तो मल्टीपल्स जो 22 प्लस थे, अभी अगर आप 27 मतलब फॉरवर्ड पी देख ले तो 19.6 है FY 27 का। तो दैट इज इन अ डिसेंटिश स्पेस। अगर 18.5 आ गया तो लॉन्ग टर्म एवरेज पे आ जाएगा। तो मार्केट से एक रीजनेबल वैल्यूएशन की तरफ आ रहे हैं हमको लग रहा है। और मैंने 2 ट्रिगर की बात की, बट तीसरा ट्रिगर ये है कि अगर ये ओवरऑल टैरिफ वगैरह का इशू जो थोड़ा खत्म हो जाता है तो एक फॉरेन इन्वेस्टर स्पेशली उसको एक कंफर्ट आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि नाउ देयर इज नथिंग जियोपॉलिटिकल अराउंड इंडिया। एक हमारा ये व्यू था कि इंडिया इज अब 6-8 महीने पहले व्यू था कि इंडिया इज बेस्ट प्लेस जियोपॉलिटिकली। वो थोड़ा सा आई थिंक ओवर द लास्ट 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स एक थोड़ा डगमगा गया है। ऑब्वियसली वी हैड द इंडो पाक इशू एंड देन नाउ वी हैड द टैरिफ्स इशू और अभी H1B इशू चल रहा है। तो एक बार वो क्लियर हो जाए तो क्लियरली आई थिंक फॉरेन इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो अर्निंग्स अच्छी हो रही है एंड जियोपॉलिटिकल क्लाउड्स निकल गए हैं। ओके, राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने। थोड़ा समय का अभाव है हमारे